बॉर्डर पर गोलाबारी की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं। ये बेहद बड़ी खबर। बॉर्डर पर अफगान और पाकिस्तान सैनिक आपस में भिड़े, गोलाबारी की आवाज अभी भी सुनाई दे रही है। बताया जा रहा है कि देर रात से ये सब चल रहा है। भीषण फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही हैं। हमले में 12 पाक सैनिकों की मौत की खबर भी सामने आई है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात बिगड़े हुए हैं। ऐसे समय में जब पीछे कुछ खबर आई थी कि बस पर हमला किया गया है, ऐसे में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के हमले का जवाब देते हुए जबरदस्त फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से भी की गई है। इसी के साथ ये भी बताना बेहद अहम होगा कि अफगान फौज का दावा है कि उसने पाकिस्तान के 12 सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन अफगान के कितने सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है वो भी देखना होगा। 2 पाकिस्तानी चौकियों को भी तबाह कर दिया गया है। इसी के अलावा कई पाकिस्तानी चौकियों पर अफगान सेना के कब्जे की बात भी सामने आई है। तो कब्जा अफगान की तरफ से कर लिया गया। हमारे नेशनल ब्यूरो एडिटर शैलेंद्र बांगुची हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, पीछे भी खबर आई थी हमले की पाकिस्तान की तरफ से और एक बार फिर से बताया जा रहा है कि अभी भी आवाजें सुनाई दे रही हैं बॉर्डर पर। देखिए, जो कल रात को क्लैशेस इरप्ट हुए हैं दुरंग लाइन के दोनों तरफ, ऐसे में हमने देखा कि अफगानिस्तान की तरफ से मल्टीपल जो चौकियां हैं पाकिस्तान की, उनको निशाना बनाया गया। ऐसा दावा किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से कि कुछ चौकियों पर उन्होंने कब्जा भी किया है और कुछ पाकिस्तानी 2 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनके कब्जे में भी हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह के काउंटर स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत हुई थी 8 अक्टूबर को, जबकि एक बड़ा अटैक हुआ था पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में, जब माना यह जा रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था जिसमें 11 पाकिस्तानी फौजी मारे गए थे। जिसके बाद एयर स्ट्राइक की बात हुई थी। एयर स्ट्राइक 9 और 10 की रात के बीच में हुआ था और ये दावा किया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से कि एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से की गई। तो ये लगातार एस्केलेट होता चला गया। तो ऐसे में जो कल हमने देखा उसमें हमने देखा कि दुरंग लाइन के आसपास जो मल्टीपल इलाके हैं वहां पर दोनों तरफ से इंटेंस फायरिंग हुई है। और इसको लेकर फिलहाल जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि अगर किसी भी मुल्क पर हमला होता है तो दूसरे इसको माना जाएगा कि दोनों देशों पर एक साथ हमला हुआ है। तो ऐसे में फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सऊदी अरब और कतर की तरफ से स्टेटमेंट जारी किए गए हैं उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से। इसमें कहा गया है कि रेस्टोरेंट बरतें और इस तरह के एस्केलेशन में इन्वॉल्व ना हो और बातचीत से मसले को हल करें। लेकिन फिलहाल जो फायरिंग है वो रुक चुकी है और आज दोपहर हिंदुस्तान के समय के हिसाब से करीब 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अफगानिस्तान विदेश मंत्रालय की तरफ से। लेकिन अभी तक जो हालात हैं वो इंटेंस बने हुए हैं सीमा पर, लाइन पर। शैलेंद्र, ये क्यों मतलब ऐसी स्थिति सामने आ रही है? कभी भारत से पंगा ले लिया जाता है, अब अफगानिस्तान से, ये बाज नहीं आएगा क्या पाकिस्तान? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें पाकिस्तान जो है वो लगातार जब से तालिबान का कब्जा हुआ है काबुल पर, उसके बाद से लगातार जो रिश्ते हैं वो बिगड़ते चले गए हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। क्योंकि इस डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान चाहता था कि वो अपना जो दबदबा था उसका अफगानिस्तान पर बना रहे। इसी बीच हमने ये भी देखा है कि अफगानिस्तान के जो संबंध हैं वो भारत से काफी बेहतर हुए हैं और इस बात की चिढ़ है पाकिस्तान को। और हमने कल भी देखा और कि कैसे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी हिंदुस्तान में थे, उनकी मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई। भारत ने फैसला लिया कि वो अपने टेक्निकल मिशन को अपग्रेड करेगा प्रॉपर एम्बेसी में। और कल हमने देखा कि किस तरह से अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का स्वागत हुआ था देवबंद में। तो ऐसे में जो टाइज भारत और अफगानिस्तान के मजबूत हो रहे हैं तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है, इसीलिए बार बार धमकी दी जा रही है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान ये बार बार कहता है कि जो इस तरह के गुट है उनकी मौजूदगी खुद पाकिस्तान के अंदर ही है और पाकिस्तान ही उनको समर्थन देता आ रहा है। लेकिन सिर्फ टारगेट करने के लिए पाकिस्तान जो है वो इस तरह के हमले कर रहा है आजकल अफगानिस्तान पर। और ये भी कहा गया है तालिबान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से, कि अगर पाकिस्तान की सरकार के पास कोई सबूत है तो वो सबूत पेश करें, उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी। लेकिन इस तरह की जो हरकतें हैं उनको अफगानिस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, फिलहाल हालात
बताया जा रहा है कि सामान्य है और गोलाबारी और फायरिंग की खबरें जो हैं वो अभी विराम लेती हुई नजर आ रही है। आवाजें भी ऐसी कुछ सुनाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान जो कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है, ऐसी तस्वीरें सामने आती रहती हैं। और एक बार फिर से अब हमारे एडिटर ने बताया था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी से मुलाकात की और इस मौके पर एम्बेसडर सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पीएम मोदी की एक तस्वीर भेंट की है, जिस पर लिखा है, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, यू आर ग्रेट। पीएम मोदी ने भी अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों को और बेहतर होने का भरोसा जताया। पीएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। ये एक खुशखबरी के तौर पर देख लिया जाए। ऐसे में जब टैरिफ वॉर चल रहा था, अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और एक नई संबंध की आशंका यहां पर देखिए पहल भी दिखाई दे रही है। और इस मौके पर एम्बेसडर सर्जियो गोर ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ पीएम मोदी की एक तस्वीर भेंट की है। क्या ये कोई नया संदेश है? एक बार फिर से क्या टैरिफ कम होने पर एक बार फिर से बात की जाएगी? ये देखना होगा। खास बात यह है कि इस पर लिखा है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कि यू आर ग्रेट। तो इसी के जवाब में पीएम मोदी ने भी अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों को और बेहतर होने का भरोसा जताया है। पहले से ही बातें कही जा रही थी कि भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती गहरी है। हालांकि बीच में कुछ संबंध बिगड़े जरूर, टैरिफ की बात आई जरूर, लेकिन एक बार फिर से हालात कहीं ना कहीं सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये ऐसे समय के बाद हो रहा है जब नोबेल शांति पुरस्कार ट्रंप को नहीं मिला था। तो क्या एक बार फिर से ट्रंप भारत से रिश्ते मजबूत करने के लिए बेताब है? क्योंकि भारत के बाजार के बारे में तो हर कोई जानता है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक दिल्ली में हुई है और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक 8 घंटे तक चली है। बैठक में सीटों के बंटवारे पर बात की गई और इस दौरान बैठक में गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। लेकिन सबसे अहम यह है कि ये बैठक जो है वो लगभग 8 घंटे चली। मंथन किया गया क्योंकि 7 नाम दिए गए थे, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जम्मू कश्मीर के राज्यसभा चुनावों में वो 3 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। इसी के साथ उपचुनाव जो होने हैं बड़गाम और नगरोटा सीट पर, उसको लेकर भी इस बैठक में मंथन किया गया है। उन पर भी उम्मीदवारों के उतारने की बात की गई है। इसी को लेकर कल बयान आया था पीडीपी की तरफ से भी कि अगर क्रॉस वोटिंग होगी तो वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी पीडीपी भी करेगी, क्योंकि जनता परेशान है एनसी सरकार से। तो ऐसे में अब ये चुनाव बेहद दिलचस्प होते हुए नजर आ रहे हैं। डीपीएपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने साफ किया कि उनकी पार्टी नगरोटा और बड़गाम सीटों पर होने वाले आगामी विधानसभा उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में पार्टी का आधार मजबूत नहीं है, इसलिए चुनाव से दूर रहने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही आजाद ने राज्य का दर्जा बहाल करने, एलजी और सीएम के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और बाढ़ पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय पैकेज की मांग भी दोहराई है। मेरे साथ इस वक्त है गुलाम नबी आज़ाद, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर और चीफ डीपीएपी। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहला सवाल तो ये है कि जो अब असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं बाईपोल्स के 2, डीपीएपी का क्या प्लान रहेगा? क्या आप लड़ेंगे या क्या? नहीं, हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। ये 2 बाई इलेक्शंस हैं जिन्होंने जीता है और जो नंबर 2 हैं उनके बीच में लड़ाई है। हम क्यों बीच में जाएंगे उसमें? जम्मू वाली बीजेपी ने जीता है, नंबर 2 शायद एनसी रही है। कश्मीर एनसी ने जीता है, नंबर 2, 3 कौन रहा है, उनके बीच में लड़ाई होगी। तो हमारे लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होने। 1 साल कंप्लीट हो रहा है उम्र सरकार को 16 तारीख को। आप इस सरकार को क्या समझते हैं? क्योंकि 1 साल कंप्लीट हो रहा है। आपसे जब मैंने पहले बात की थी आपने ये कहा था कि अभी 1 साल होने दो, मैं बात करूंगा। तो अभी क्या सोचते हैं? अब देखिए, ये उस पॉलिटिकल पार्टी को हो अगले 4 साल के बाद उनको इलेक्शन लड़ना है, वो कितना काम करेंगे
उस पर निर्भर है उस पार्टी का फ्यूचर। और जो पब्लिक परसेप्शन है या पब्लिक में बताया जाता है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में लड़ाई है, तो मैं दोनों से रियासत के हित में, स्टेट के हित में दोनों से निवेदन करूंगा कि वो आपस में सुलह करें और दोनों मिलकर सरकार चलाएं। सेंटर का भी रोल है और स्टेट का अपना रोल है, दोनों का रोल है। मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का रोल है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फंड्स प्रोवाइड कर दिए हैं, सेंटर स्कीम्स प्रोवाइड कर दिए हैं, और हमारे पास इतने स्टेट में रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम अपने रिसोर्सेज से सड़कें भी बनाएं, अस्पताल भी बनाएं, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी बनाएं, बिजली भी पैदा करें या इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बनाएं। तो हमें एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहना भी पड़ेगा और हमेशा रहते आए हैं। तो इसमें दोनों के हित में, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हित में भी और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हित में भी और यहाँ के लोगों के हित में भी यही है कि आपस में ये इकट्ठे बैठें और अगर कुछ मसले हैं बीच में उनको ठीक करें और लोगों को फायदा पहुंचे। स्टेटहुड भी अटका हुआ है। स्टेटहुड तो बिल्कुल आप डिमांड करते हैं कि जल्द से वो तो आज क्या, पार्लियामेंट हमने हिला दी थी तब से डिमांड करते हैं, आज 5 साल से डिमांड करते हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर में जमीन के अधिकार को लेकर सियासत तेज हो गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रवक्ता इफ्रा जान ने पलटवार किया। न्यूज़ 18 JKLH से खास बातचीत में इफ्रा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जमीन के हक को लेकर पहले भी कई कदम उठाए। उन्होंने ये भी बताया कि पार्टी एक विधेयक लाने की तैयारी में है ताकि लोगों को जमीन पर पूर्ण अधिकार मिल सके। सही पकड़ा कि हमारे खिलाफ जो है इस टाइम दो पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इकट्ठे मिलके कहीं ना कहीं सेम बात करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरने की कोशिश कर रही हैं। और दोनों पॉलिटिकल पार्टियां वो पार्टियां थी जिन्होंने 2014 में अलायंस करके जम्मू और कश्मीर को एक यूटी बनाया। एक थी पीडीपी और थी बीजेपी और उनके साथ थे सजाद लोन साहब। द रियलिटी इज कि इट वाज एक्चुअली पीडीपी, पीसी, बीजेपी अलायंस, 3 पार्टियों का अलायंस है और वही 3 आज फिर से मिलके नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेर रही हैं। ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपने दिखाई दी है। पहले तो टू बी ऑनेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस डज नॉट वांट अ लेक्चर ऑन दिस, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमने ये करके दिखाया है। आप लोग तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रैक्टिकली ये चीज़ की है। जहाँ तक दूसरी बात आती है इस बिल की कि अब जो स्टेट लैंड पे कुछ लोग हैं जिनको काफ़ी अरसा हो गया, उसके लिए ऑलरेडी एक स्कीम चल भी रही है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखेंगे हमारे जो चीफ स्पोक्स पर्सन है तनवीर सादिक साहब, ही वाज द फर्स्ट वन टू ऑलरेडी get in a bill, so it is already there in the process. Now these people are saying हमने भी लाई। तो क्या किया जा सकता है? और जहाँ तक उनकी बात है कि ये तो एक प्राइवेट मेंबर बिल है, भाई मुझे आप एक बात बताइए, क्या आपको लॉ डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा जवाब आया है कि सरकार की तरफ से ऐसी कोई बिल नहीं आने वाली? तो वी हैव डन दिस, हमने इससे पहले भी किया है, हम इंशाल्लाह उसके बाद भी किया है और आज भी इंशाल्लाह हम ये करेंगे। आप लोगों ने 2014 में जो किया आप वही करते रहेंगे। राज्यसभा चुनावों से पहले जम्मू कश्मीर की राजनीति गरमाई हुई है। न्यूज़ 18 JKLH से खास बातचीत में पीडीपी प्रवक्ता मोहित भान ने ऐलान किया कि पार्टी बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगी। विधानसभा उपचुनावों को लेकर उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के नाम अब तक तय नहीं हुए हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है। मोहित भान ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर एनसी भूमि अधिकार या जनता से जुड़े किसी मुद्दे पर विधेयक लाती है तो पीडीपी विधानसभा में उसका समर्थन करेगी। नहीं, देखिए बिल तो ऑलरेडी लाइव है पिछले सेशन का। वहाँ पे अगर उनका गर्ज ये है कि लोगों के मुश्किलों का हल करना है तो बिल तो ऑलरेडी लाइव है, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए और उसको डिस्कशन के लिए आप टेबल कर दीजिए असेंबली में, कोई रुकावट नहीं है। चलिए फिर आप ये बोल दीजिए कि चलिए ये बिल हमें पसंद नहीं है, ये बिल हम खुद ले आएंगे। आप ये बोल दीजिए कि जी इस बिल के अंदर जो बातें हैं जो हमने ली हैं वो हमने डिस्कशन में कंसिडरेशन में रखी है, लेकिन बिल सरकार लाएगी, हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लोगों का मसला तो हल कीजिए, आप लोगों को कम से कम कोई राहत तो दीजिए। हमारे को उसके अंदर कोई परहेज नहीं।
आपने कल महबूबा जी के बयान में सुना, उन्होंने कहीं किसी चीज़ से परहेज नहीं किया। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारे ये कि सिर्फ हमारा ही बिल आना चाहिए या हमारे ही नाम से बिल आना चाहिए। सरकार बिल ले आए, लेकिन जो अहम मसले उसके अंदर हैं वो सरकार के बिल के अंदर होने चाहिए। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई भी उनका एमएलए लेकर आए, उसके अंदर वो मसले मेंशन होने चाहिए। हमने रेजोल्यूशन लाया आर्टिकल 370-35 पे, फिर सरकार ने भी लाया जिसके अंदर 370-35 का नाम। अगर ऐसे ही किस्म का बिल उनको लाना है तो उसके लिए हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन अगर जेन्युइनली वो लोगों का मसला हल करना चाहते हैं तो वो इस बिल के भी जो पॉइंट्स है वो कंसिडरेशन में ले लें, हमारे एमएलए साहिबान से डिस्कशन कर लें, हम उनको भरपूर सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं उसके ऊपर। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्यसभा पोल्स को लेकर 3 मेंबर्स को अनाउंस किया है। एक में तजब्जुब जो है वो बरकरार है और ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बीच और एनसी के बीच जो है बातचीत चल रही है उस बिल को लेकर। तो ऐसे में पीडीपी का क्या रोल रहेगा और किस तरह से आप इस पर रिएक्ट करें? जी देखिए, हमारा तो रोल राज्यसभा के हवाले से बड़ा महदूद है, बड़ा लिमिटेड है। हमारे पास सिर्फ 3 एमएलएज हैं। अहम भी साबित हो सकता है हाँ, अगर नहीं, हम बिल्कुल, अहम बिल्कुल। साबित। हाँ, हमने इसके ऊपर जो हमारी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी है वो बैठ के उसके ऊपर फैसला लेगी। लेकिन एक चीज़ की तो बड़ी क्लैरिटी है कि हमारा जो वोट है वो बीजेपी या कोई भी डिविसिव जो फोर्स है, जो तोड़ने की ताकत, जो माशरे के अंदर तोड़ फोड़ करने की कुव्वत रखते हैं, उसके साथ हमारा वोट नहीं है। बहरहाल उन्होंने 3 सीटों के ऊपर जो कैंडिडेट अनाउंस किए, मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया अलायंस मौजूद था तो एक सीट वहाँ पे दे सकते थे। वो चौथी सीट तक उनको रखने की ज़रूरत नहीं थी, एक सीट अलायंस पार्टनर को दी जा सकती थी। पीएजीडी के साथ भी यही हुआ, सीटों के जोल मोल के अंदर